अप्रैल 1993 प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एक फ्लाइट में बैठे हुए हैं और उनके बगल में ब्रिगेडियर थापा बैठे हैं। फ्लाइट में और भी यात्री मौजूद हैं। फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है और हाईजैकर कॉकपिट के दरवाजे के बाहर खड़ा है। अचानक फ्रंट डोर से कमांडोज अंदर घुसते हैं। हाईजैकर को इसकी भनक भी नहीं लगती। उस वक्त वो कॉकपिट के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने जा रहा था। तभी पीछे से एक कमांडो ने आकर उसकी बाजुओं और गले को पकड़कर उसे जकड़ लिया और घुमा दिया। उसी पल दूसरा कमांडो आगे आता है और हाईजैकर के माथे पर बंदूक तान देता है। ये देखकर प्रधानमंत्री हैरान रह गए। ये था ऑपरेशन अश्वमेध। ये वो समय था जब भारत एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। अभी मुश्किल से 6 हफ्ते ही हुए थे जब 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बॉम्ब धमाके हुए थे। उन धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सुरक्षा एजेंसीज, चाहे वो आईबी हो या रॉ, सब हाई अलर्ट पर थी। पंजाब में आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन कश्मीर में हालत बिगड़ रहे थे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोपहर का समय था। एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठकर एयरपोर्ट पहुंचता है। उसके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। 2 लोग उसे वहां ड्रॉप करते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट का स्टाफ उसे अटेंड करता है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC427 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। यह विमान एक बोइंग 737-200 था। इस फ्लाइट में कुल 141 लोग सवार थे। इनमें 135 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर्स। यात्रियों में बच्चे, बूढ़े और टूरिस्ट शामिल थे जो कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के सबसे खौफनाक घंटे बनने वाले हैं। दोपहर के 1:57 पर फ्लाइट ने दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। एयर होस्टेस खाना सर्व कर रही थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। करीब 45 मिनट तक सब कुछ ठीक चला। लेकिन प्लेन के अंदर वो व्हीलचेयर वाला शख्स सामान्य नहीं था। उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ शाह। वो हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी था। 90 के दशक में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी आज जैसी सख्त नहीं थी। मेटल डिटेक्टर्स तो थे, लेकिन विकलांगों या घायलों की चेकिंग में थोड़ी नरमी बरती जाती थी। इसी का फायदा उठाकर उसने उस प्लास्टर के अंदर 2 9 मिलीमीटर की पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड छुपा रखा था। प्लेन में चढ़ते ही यूसुफ बड़ी चालाकी से एक चाल चलता है। वो एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पैर में प्लास्टर है तो मुझे टॉयलेट के पास वाली आगे की सीट दे दी जाए ताकि मुझे चलने में दिक्कत ना हो। एयर होस्टेस उसकी मजबूरी समझकर मान जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसने यूसुफ को अनजाने में कॉकपिट के बिल्कुल नजदीक बिठा दिया था। फ्लाइट पंजाब के ऊपर से गुजर रही थी। मौका मिलते ही यूसुफ टॉयलेट में घुस जाता है। दरवाजा बंद करते ही वो अपने पैर पर लगा प्लास्टर निकालना शुरू करता है और फिर उस प्लास्टर के अंदर से 2 पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड बाहर निकालता है। फिर बाहर आकर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह प्लेन हाईजैक हो चुका है। उसने खुद को सईद सलाहुद्दीन बताया। अपना रुतबा बढ़ाने के लिए उसने हिजबुल के चीफ का नाम इस्तेमाल किया। वो कॉकपिट की तरफ बढ़ा और पायलट बियान रेड्डी के सर पर बंदूक तान दी। उसकी डिमांड साफ थी, प्लेन को अफगानिस्तान के काबुल ले चलो। कैप्टन रेड्डी ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने उसे समझाया कि ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट है। इसमें इतना फ्यूल नहीं है कि हम काबुल तक जा सकें। हमें रिफ्यूलिंग के लिए कहीं उतरना होगा। हाईजैकर ने नक्शा देखा। सबसे नजदीकी और दोस्त मुल्क उसे पाकिस्तान लगा। उसने हुक्म दिया, लाहौर चलो। जैसे ही प्लेन ने लाहौर की तरफ रुख किया,
एक बहुत ही दिलचस्प डिप्लोमेटिक गेम शुरू हुआ। पायलट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम इस प्लेन को अपनी जमीन पर उतरने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने रनवे पर गाड़ियां पार्क करके उसे ब्लॉक कर दिया। असल में 1993 में पाकिस्तान पर अमेरिका का बहुत भारी दबाव था। अमेरिका पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की कगार पर था। नवाज शरीफ की सरकार ये रिस्क नहीं उठाना चाहती थी कि एक हाईजैक्ड प्लेन उनकी जमीन पर आए और दुनिया को लगे कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद कर रहा है। ये भारत के लिए पहली राजनीतिक जीत थी, भले ही वो अनजाने में हुई हो, क्योंकि प्लेन को अब वापस भारत आना ही था। फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन रेड्डी ने हाईजैकर को बताया कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, अमृतसर का राजा सांसी एयरपोर्ट। हाईजैकर के पास कोई चारा नहीं था। वो मान गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दोपहर के 3:20 पर फ्लाइट IC427 अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड हुई। वहीं दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। दिल्ली से अमृतसर को साफ निर्देश मिल गए, ये प्लेन अब यहां से उड़ना नहीं चाहिए। आगे की पूरी घटना, NSG की तैनाती, KPS गिल की एंट्री, नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स, मिडनाइट अप्रूवल, सिंक्रोनाइज्ड असॉल्ट, कमांडो एंट्री फ्रॉम मल्टीपल डोर्स, हाईजैकर को पीछे से पकड़ना, सभी 141 यात्रियों को सुरक्षित रहना, इसी कमांडो को खरोच ना आना, ये सब बिल्कुल वैसा ही अंजाम दिया गया जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया। ऑपरेशन पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ब्रिगेडियर थापा को फोन किया और कहा, मैंने तो कुछ ही देर पहले ही ऑपरेशन की मंजूरी दी थी, फिर ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? थापा साहब मुस्कुराकर बोले, सर, ये ब्लैक कैट कमांडोज का कमाल है। प्रधानमंत्री को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा शायद ऑपरेशन उनकी मंजूरी से पहले ही कर दिया गया होगा। तब ब्रिगेडियर थापा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एक मॉक ड्रिल देखकर खुद समझ लें कि ऑपरेशन कैसे हुआ था। पालम में रात के समय मॉक ड्रिल रखी गई। प्रधानमंत्री खुद फ्लाइट के अंदर बैठे थे और उनके बगल में ब्रिगेडियर थापा बैठे हुए थे। थापा ने कहा, आप खिड़की के बाहर देखिए, अगर आपको मेरा एक भी कमांडो दिख गया तो मैं हार मान जाऊंगा। प्रधानमंत्री बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अपने कमांडोज पर गर्व महसूस हुआ। 1993 में PM नरसिम्हा राव की सरकार ने राजनीतिक रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो मीडिया क्या कहेगा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। ये चीज हमें 1999 के IC-814 हाईजैक में देखने को नहीं मिली। आज सब लोग IC-814 की नाकामी को याद रखते हैं, लेकिन ऑपरेशन अश्वमेध को कोई याद नहीं करता, जबकि ये ऑपरेशन इतना सटीक और तेज था कि इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। नमस्कार, मनोज शर्मा, दास्ताने भारत।